चल सभी लोग बेटा, फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर, वही जैसे सिस ट्रांस हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही है फेशियल और मेरिडियोनल। सबसे पहले तो इसमें बहुत सिंपल सा खेल है। अगर ये अपना सेंट्रल मेटल आइटम है, सही है, और ये हम लोगों ने क्या बना दिए, लिगेंड्स ए बी सी और ये डी, सुन रहे हो, और ये भी अगर ए है और नीचे वाला जो है वो क्या है, बी है, अरे ये ए, सही समझिए। अगर ये ए और ये ए तीनों जो है इस फेस में है, समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये ए है और ये दोनों ए ऐसे हैं, तो ये तीनों फेस जो है, तीनों ए जो है वो एक ही फेस पे है। ये बात समझ आ रही है? ये तीनों एक ही फेस पे हैं। तो अगर एक ही फेस पे हो तो फेशियल, और अगर एक ही फेस पे ना हो ए ए ए बी बी बी, ये देखो ये तीनों ए एक फेस पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, MER। नहीं समझ पाए? एक ही फेस पे हो तो फेशियल और एक ही फेस पे ना हो तो मेरिडियोनल। लिखो सर। अगला एग्जांपल लिखिए सब लोग, ये हटा दें फेशियल मेरिडियोनल। अगला चलिए, अगला एग्जांपल, अभी हम लोग कौन से आइसोमर पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पढ़ रहे हैं ना, सिस ट्रांस पर। देखिए सब एग्जांपल है CrC2O4 होल थ्राइस के ऊपर 3 माइनस, नाम तो इसका सब लोग जानते ही हो, ट्राई ऑक्सीडेटो क्रोमेट 3 आयन। अब इसका जो है हमें आइसोमर्स बनाने हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। गलत एग्जांपल ले लिया। ये COCl2En होल ट्वाइस के ऊपर +2, अब सही, COCl2En होल ट्वाइस +2, इसका नाम सब लोग जानते हो, चलिए इसका नाम बताइए, डाइक्लोरिडो बेस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 4 क्लोराइड, यहाँ +2 है, +1 होगा 3 क्लोराइड, अब सही है। अब इसका नाम बन गया स्ट्रक्चर। सब लोग एक चीज समझो, EN क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन था ना, CH2NH2 CH2NH2, और ये N जो है, दो तो N जो है वो किससे जुड़ते थे, सेंट्रल मेटल से जुड़ते हैं, इस N से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इस N से भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सभी लोग देखिएगा। इसे लिखा CO, कितने Cl हैं, 2, 1 Cl 2 Cl, कितने En हैं, 2, तो N और N से ही तो जुड़ेगा, कोबाल्ट जो है En के N और N से ही जुड़ेगा, और ये N और N किसके हैं, En के। इसी प्रकार से एक और En है, N
N और ये इसका क्या हो गया EN। पूरी बात समझ आ गई? ये हो गया सिस फॉर्म, ठीक है। इसी का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? CO N ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन, N ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन, ये हो गया अपना Cl, नीचे हो गया Cl। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। आगे समझ में बना। इसके ऊपर क्या रहेगा? +1, इसके ऊपर भी क्या रहेगा? बना लीजिए जल्दी जल्दी। अगला देखिए, इसी में IrC2O4 होल ट्वाइस Cl2 के ऊपर -2 है। ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। देखो बेटा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। सबसे पहले तो C2O4 एज एन ऑक्सिलेट, COO और सेंट्रल मेटल किससे जुड़ेगा? O से जुड़ेगा। इसी चीज को ध्यान में रखना। सबसे पहले इरिडियम O ऑफ ऑक्सिलेटो, O ऑफ ऑक्सिलेटो, इधर Cl और ये बन गया आपका सिस फॉर्म। सही है। इसी प्रकार से इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, IR, यही दोनों आपस में इधर उधर हो जाए। O ऑफ ऑक्सिलेटो, O ऑफ ऑक्सिलेटो, Cl और ये क्या हो गया आपका सिस ट्रांस। आगे समझ में? कर दो, ऑप्टिकल पे आ जाए। हो गया? अगला लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, तो भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें काइरलिटी होगी, सबको पता है। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोस कंपाउंड्स व्हिच possess काइरलिटी। possess chirality, CHIRALITY, काइरलिटी। जैसे बेटा अब आपको काइरलिटी अगर याद हो तो इस कार्बन की चारों तरफ अलग अलग चीजें अगर लगी हुई है तो ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा या काइरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अब वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है वो हम लोग अलग चीजें समझते थे। हाँ, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल आप लोग लिखिए, CrC2O4 होल थ्राइस, CrC2O4 होल थ्राइस के ऊपर -3, CrC2O4 होल थ्राइस के ऊपर -3। सबसे पहले लिखो ये अपना Cr, देखिए बेटा कितने ऑक्सिलेट हैं?
1 2 और ये 3। ये ऐसा कुछ बन गया अपना, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ना है ना, तो इसमें एक मिरर लगा दीजिए, ठीक है। तो मिरर लगा देने से इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे, ये किधर चला जाएगा, तो CR O ऑक्सिलेट O ऑक्सिलेट, ये बन गई मिरर इमेज। ये हो गया D फॉर्म और ये हो गया L फॉर्म। सही, सिंपल। इसी तरीके से आप लोग अपने आप से बना लेना, CR EN होल थ्राइस के ऊपर +3, ऐसा खुद से बना लो। अगला देखो बेटा, अगला एग्जांपल, देखो COCl2EN होल ट्वाइस। देखिए ये वाला जो आइसोमर है बेटा, इधर देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, सिस ट्रांस भी बन सकता है इसका, और ये ऑप्टिकल भी शो करेगा। ऑप्टिकल के लिए वही नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की जरूरत है। तो इधर देखिए, सबसे पहले तो CO Cl Cl N of En, N of ये प्लस, सही है। अब इसका जो है हम लोग को मिरर इमेज बनाना है, बना लोगे। CO N of En, N of En, Cl Cl, सही है, समझ गए। कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लेवो, अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इसको, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये लाइट को जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये लाइट को क्या रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब अगर हम लोग इसको ऐसा समझें, ऐसे बनाएं बेटा, ध्यान दीजिए, CO इधर Cl इधर Cl, N of En, N of En, ये। अब यहां पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, क्या आ गई, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से भले इसमें कायरल कार्बन है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ये मीजो कंपाउंड है। इसमें कायरल कार्बन होने के बावजूद अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से नेट रोटेशन क्या हो जाता है, 0। अगर ऐसा कुछ याद आ रहा है तो, नहीं याद आ रहा है लेकिन हाँ बेटा, अब देखो सब लोग हम क्या कह रहे थे, इधर 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 देख लो। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC यानी कि नोमेनक्लेचर पढ़ा और उनमें आइसोमेरिज्म पढ़ा। अब हम लोग उनकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, पसंद आ रही है, ज्योमेट्री मतलब शेप, उसका उनका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे,
मैग्नेटिक नेचर पढ़ेंगे, तमाम चीजें पढ़ेंगे। तो ये चीजें समझने के लिए आप लोगों ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में कंपाउंड्स का शेप और ज्योमेट्री समझने के लिए आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते थे, बीएससी-पीआर थ्योरी पढ़ते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते थे, है ना। उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी हम लोग क्या करेंगे आर्यन बाबू, हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, फलाना चीजें पता करने के लिए हम लोग दो थ्योरीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो बाद में। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। क्या है भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझने के लिए एक एग्जांपल से समझाते हैं आप लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले वैसे हम ये चीज बता चुके होंगे। ये जैसे एग्जांपल है, मान लो बेटा FeCl(6) के ऊपर -3 ये हेक्सासायोनिडोफेरेट है। समझ गए मेरी बात? हेक्सासायोनिडोफेरेट 3 आयन इसका नाम हो गया। अब सबसे पहले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले हमको बताइए Fe का एटॉमिक नंबर कितना? 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d6 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 18 2 20 6 26। अभी ग्राउंड स्टेट में Fe हमने आपको बताया था 3d6 है, 1 2 3 4 4s और वेकेंट क्या होगा 4p। d6 1 2 3 4 5 6 s में हो गए 2। अब यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। x -6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो यहाँ से Fe को हम लोगों ने +3 कर दिया। सही है। +3 का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लीजिए। पहले पेयर्ड वाले से निकलेंगे 1 2 3, तो ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। अब ये जो साइनाइड है जब इस पे अटैक करेगा तो साइनाइड मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। वो लिस्ट ऑफ लिगैंड्स अभी बता देंगे जो जो स्ट्रॉन्ग है जो जो वीक है, या कराते चलेंगे तो पता चल जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये सारे के सारे जो है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड हो जाते हैं। तो 3 1 2 3 4 और ये 5, ये सारे पेयर्ड हो गए। यह समझ में? अब जितने ऑर्बिटल्स खाली हैं 1 2 3 4 5 और इन ऑर्बिटल्स पे लिगैंड आके इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करेगा। यह समझ में? इस तरह से साइनाइड ने कहां-कहां आके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया? D2sp3, D2sp3। समझ में आ रहा है? ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड साइनाइड। क्या क्या समझ में? एक देखो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा, इधर देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और इसका पैरामैग्नेटिक नेचर हम लोग इसके बोहर्स मैग्नेटॉन कैलकुलेट कर लेंगे। बोहर्स मैग्नेटॉन का फॉर्मूला याद है? सॉरी, डायपोल मोमेंट √n+2 बोहर्स। n की जगह क्या लिखोगे? 1, तो इसके वो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। सही है? आ रहा है समझ में? अब एक और बात समझो, सुनना बेटा सब लोग। अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, 6 लिगेंड्स हैं, तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी?
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और दो चीजें इसी में और बता दें आप लोगों को। अगर D2sp3 मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हो सकता है कुछ कंपाउंड्स में यही हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 हो। सुन रहे हो? अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होंगे, दोनों में 6 लिगैंड्स होंगे, दोनों ही क्या होंगे, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। बस फर्क क्या होगा, इसे कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर D पहले हो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर D ऑर्बिटल बाद में हो तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अरे इसमें रेडियस ऑफ स्पिन कम है, इसमें रेडियस ऑफ स्पिन क्या है, ज्यादा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कम हो जब होगा तो इस तरीके के ऑर्बिटल को इनर डी ऑर्बिटल बोला जाएगा, इनर डी ऑर्बिटल। और अगर डी बाहर की तरफ होगा तो इसे क्या कहेंगे, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो लोग बात समझ आई कि नहीं है? तो इन सभी बातों में हम लोग को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आई क्या है, उसी के पोस्टुलेट्स लिखिए पहले। अब वो कराएंगे भी, समझ में आएगा। पहले देखो बेटा पोस्टुलेट्स ऑफ वीपीटी। अभी ये सब नहीं, अंश पेन चाहिए क्या? पोस्टुलेट बोले, देखो पहला, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन the central metal atom or ion provides a number of vacant d orbitals. The central metal atom or ion provides a number of vacant d orbitals. ये देखो प्रोवाइड किया ना, in order to accommodate the electrons donated by ligand. In order to accommodate the electrons donated by ligands. नहीं समझ पाए? ये देखो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये किसने प्रोवाइड किए हैं, सेंट्रल मेटल एटम ने। और इसमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लिगेंड। एक मोनोडेंटेट लिगेंड जो है एक लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। दूसरा पोस्टुलेट लिखो, क्या ना, पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, द वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल of central metal atom or ion, the vacant atomic orbital, आज गर्मी अचानक से गर्मी। मैच कहाँ पे है, इंडिया पाकिस्तान का? श्रीलंका में तो और गर्मी पड़ रही है। चलो अच्छी बात है, श्रीलंका की इकोनॉमी बढ़ रही है। हाँ भैया क्या बोला, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड्स, नहीं, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन as per the requirement undergo as per the requirement undergo certain type of hybridization, ठीक है। as per the requirement undergo certain type of hybridization,
The vacant orbitals of central metal atom or ion as per the requirement undergo certain type of hybridization. ठीक है? अरे हिंदी नहीं समझ पाते हो क्या इस इंग्लिश की? सुविधा अनुसार ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और सुनो, आवाज तेज आ रही है ना? हाँ क्या बेटा? अरे वो पहचान जाता है, नॉलेज है उससे। हाँ इधर देखो, देखो बेटा हमने हर तरीके के बच्चे को एक्सपीरियंस किया है ना? तुमको 2 साल से कर रहे हैं एक्सपीरियंस। हाँ अच्छा ठीक है, हो गया। तीसरा लिखिए, अब जैसे जैसे बेटा सुनो, जैसे जैसे लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएगा, मेटल और लिगैंड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मेटल लिगैंड बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ये तीसरा पोस्टुलेट लिखो when ligands approach central metal atom or ion, when ligands approach central metal atom or ion, ठीक है, their atomic orbitals overlap, their atomic orbitals overlap and they form, their atomic orbitals overlap to form, and they form, their atomic orbitals overlap and they form strong, their atomic orbitals overlap and they form strong metal ligand coordinate covalent bond, and they form metal ligand coordinate covalent bond. Metal ligand coordinate covalent bond. आगे समझ में? ये देखो बेटा, इधर ध्यान दो अगले पोस्टुलेट के लिए। ये वाले हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये अगला ये लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लिखिए, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन Hund's rule of maximum multiplicity is strictly followed. During complex formation, Hund's rule of maximum multiplicity is strictly followed. ठीक है, multiplicity is strictly followed. Hund's rule of maximum multiplicity. ये देखो, इसमें तो भैया होल्ड्स रूल फॉलो हो रहा था। ये देखिए 1 2 3 4 5 फिर पेयरिंग कराएंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की प्रेजेंस में फिर पेयरिंग हो जाती है, होल्ड्स रूल नहीं काम आता है। देखो हाउएवर इन केस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, however in case of, in presence of strong ligands like in cyanide, पांचवी बार कौन आ रहा है? हाँ, pairing of electrons take place. In presence of strong ligands, pairing of electrons take place, जो Hund's rule के अगेंस्ट है।
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। आगे समझ में? अब ये वाला लिखवाने की जरूरत है नहीं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक अदरवाइज डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये पूरा लिख लीजिए। जो जो चीजें लिखी हैं सब